रिकॉर्डिंग भी डाले। बस क्या करें, ले लो। सर क्या कह रहे हैं? ये हैंड फ्री ले लो, पता नहीं। सिस्टम क्या इंटर पहले जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको सेंड मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, ठीक है। अभी शो हाँ, अभी शो हो रहा है, अब वो बातें भी कर रहे हैं, ठीक है। ये पार्टिसिपेंट सभी बातें भी कर रहे हैं, आप उनको बातें कहें। ये शकीरा ऑनलाइन है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम मैम। हाँ जी, आ रही है। अच्छा, और स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी मैम जी, जी मैम हो रही है। ओके, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी जी, मैं ही क्लास लूंगी, आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। अच्छा, यस रोज। लेकिन सर हारिस की उससे मैंने ऑनलाइन किया है, ठीक है। अच्छा, इधर देखो, इधर देखो। जी मैम, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे हम नहीं लोग। नहीं, कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात नहीं इस है, पर सही लिखाई है। कर सकते हो, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, ठीक है मैम, ठीक है मैम। इधर देखो। इरेज कहाँ से? ये बटन दबाना है, इधर देखो पूरा। अब एरेज आएगा, ठीक है? मिटा दो, ठीक है। दोबारा ये बटन बटन दबा दो, पिन आएगा, पिन से देखो, ठीक है। और इससे इस तरह करना है। सही है। नहीं, ये बंद कर दो। मैं कर देता हूँ, आप मैं जा रहा हूँ। अच्छा चलिए, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, कहीं पे भी आपको अगर मेरी आवाज ना आए या कोई इशू हो तो आप मुझे कह सकते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने जो लेक्चर किया था वो माउथ, नोज एंड वो किया था, फेरिंग्स किया था, ठीक है। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है असेसमेंट ऑफ एब्डोमेन, एनस एंड रेक्टम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, असेसमेंट जो है आपको पता है, असेसमेंट की टेक्निक्स हैं अपनी। असेसमेंट हम क्यों करते हैं, क्लिनिकल साइट पे क्यों ज़रूरी है, ताकि हम पेशेंट की लीजन्स या एब्डोमिनल रीजन पे या एनएस साइट पे या रेक्टम पे हम जो भी लीजन वगैरह है या कोई ऐसा मास है आपको नजर आता है, तो उसको हम असेस करने के लिए, ठीक है, डिफिकल्टी फाइंड आउट करने के लिए हम फिर क्या करते हैं, इसकी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।
फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप किसी चीज़ की असेसमेंट करते हो तो उसके लिए फर्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, तब भी आप उसकी असेसमेंट करके उसमें एबनॉर्मेलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सरफेस लैंडमार्क्स जी में फिर मैम। क्या आता है, बॉर्डर्स ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, बॉर्डर्स, एब्डोमिनल मसल्स, ठीक है। इंटरनल एनाटॉमी में क्या है, एक इसके सॉलिड विजरा आते हैं और एक है हॉलो विजरा, ठीक है। सॉलिड विजरा वो जिसमें आपका मास वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हॉलो विजरा में जो है आपकी हॉलो कैविटी होती है, ठीक है। इंटरनल एनाटॉमी क्या है, एब्डोमिन की, ये हम एब्डोमिन का पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंटरनल एनाटॉमी में क्या है, सॉलिड विजरा, ठीक है, सॉलिड विजरा में क्या आता है, लिवर, पैंक्रियास, स्प्लीन, एड्रीनल ग्लैंड्स, किडनीज, ओवरीज एंड यूट्रस, ठीक है। अच्छा, जी इंटरनल मैम। एनाटॉमी में क्या है, हॉलो विजरा, हॉलो विजरा में फिर क्या क्या आता है, स्टमक, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन, ठीक है। अब कोलोन क्या है, कोलोन जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ठीक है। कोलोन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसमें आपका असेंडिंग कोलोन आता है, ठीक है। किस तरह आपका लार्ज इंटेस्टाइन बना होता है, इस तरह असेंडिंग कोलोन, ठीक है, ये ट्रांसवर्स कोलोन, ये डिसेंडिंग कोलोन और फिर सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। तो ये कोलोन जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, सही है, ये एब्डोमिनल कैविटी का पार्ट है। फिर ब्लैडर आ जाता है, ठीक है, ब्लैडर आपके यूरिनरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है, ठीक है, ब्लैडर ये भी आपके किस में, एब्डोमिन में कवर हो जाता है। अब इसको डिफाइन करने के लिए, इसको पूरी एब्डोमिन को पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास इसके कितने रीजन्स बनते हैं, 9 रीजन्स, ठीक है, 9 रीजन्स, 9 रीजन्स। अब 9 रीजन्स को फर्दर हम फर्स्ट ऑफ पहले जो था इसको 4 रीजन्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। एब्डोमिन को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था और वो 4 हिस्से कौन से थे, अपर अपर क्वाड्रेंट, ठीक है, अपर राइट क्वाड्रेंट, राइट, ठीक है, अपर राइट क्वाड्रेंट, ये अपर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये नीचे था लोअर क्वाड्रेंट, लोअर राइट क्वाड्रेंट एंड लोअर लेफ्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। पहले इन 4 हिस्सों में इसको डिवाइड किया गया था, लेकिन ये 4 हिस्से जो थे इसमें आपको स्पेसिफाई नहीं होता था कि लिवर हमारा कहाँ पर पड़ा हुआ है, हमारा जो है स्प्लीन कहाँ पे है, या गॉल ब्लैडर कहाँ पे पड़ा है, इसलिए फिर इसको फर्दर जो है 9 रीजन्स में कन्वर्ट किया गया था। कितने रीजन्स में कन्वर्ट किया था, 9 रीजन्स में, ठीक है। अब 9 रीजन्स को आपने याद करना है, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, सही है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, ठीक है। फिर आपके पास आता है लेफ्ट लंबर रीजन, ठीक है, राइट लंबर रीजन, और राइट इंग्वाइनल रीजन जिसमें इलियक फोसा आ जाता है, सही है, आपकी अपेंडिक्स आ जाता है, और लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है, लेफ्ट इलियक रीजन ये है आपका, सही है। फिर इसके बाद है आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जिसमें प्यूबिक एरिया आता है, ठीक है, इसमें आपका यूट्रस वगैरह प्रेजेंट होता है। जैसे ही मेंस्ट्रुएशन या इस तरह का कोई एबनॉर्मेलिटी होती है तो आपको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, ठीक है। जैसे मिसकैरेज वगैरह के चांसेस हों तब भी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन होता है, ठीक है, तो ये भी एब्डोमिन में काउंट होता है, सही है। और एम्ब्लाइकल रीजन, सही है, एम्ब्लाइकल जो है आपकी नेवल के पास होता है, सही। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ये देखें, अब ये जो 9 रीजन्स थे इनको जब इन्होंने डिवाइड किया तो इन्होंने इसमें जो थी एनाटॉमिकल वो डाल दी थी, इंटरनल एनाटॉमी के मुताबिक जिस 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 चीज को आपने असेस करना है। एब्डोमेन में बहुत ज्यादा चीजें आ जाती हैं, ठीक है, इसमें कोलोन्स आते हैं, गॉल ब्लैडर आता है, इलियक रीजन आता है, अपेंडिक्स आता है, ब्लैडर आता है, ठीक है, लिवर आता है, स्प्लीन आता है। तो इनमें आपने इसकी असेसमेंट किस तरह से करनी है, एब्डोमिनल असेसमेंट जो है वो आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। और इसकी जो असेसमेंट टेक्निक है वो भी आपकी डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे कि हम लोग असेसमेंट टेक्निक करते हैं उसमें हम फर्स्ट इंस्पेक्शन करते हैं, ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद हम पैल्पेशन करते हैं, परकशन, और एंड पे एस्कल्टेशन करते हैं, एंड पे एस्कल्टेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन एब्डोमिनल रीजन में ये उल्टा है, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में हम फर्स्ट इंस्पेक्शन करते हैं, सही है, उसके बाद हम क्या करते हैं, परकशन, फिर
जो है पैल्पेशन करते हैं और एंड पे एस्कल्टेशन करते हैं। इसकी जो असेसमेंट टेक्निक है वो डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास आ गया है लिवर, ठीक है। फर्स्ट आपके जो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है वहां पे आपका क्या है, लिवर है, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपका क्या आता है, स्प्लीन आता है, सही है। ये आपने चीजें अपने पास याद रखनी है, ये आपके पास पेपर में आ सकती हैं, सही है। ये गॉल ब्लैडर भी जो है ये आपका राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है, सही है। स्टमक आपकी जो है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आती है, ठीक है। ये चीजें याद करनी है। ये इनको 9 रीजन्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। ये 9 रीजन्स में क्या हो गया, डिवाइड हो गया, ठीक है। 9 रीजन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। अब ये आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में लीवर और गॉल ब्लैडर आ गया, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या आ गया, स्प्लीन और स्टमक, ठीक है। ये आपका एक्चुअली कौन से एरिया में आ रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। कौन से एरिया में आ रहा है, एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अच्छा, नेक्स्ट है असेंडिंग कोलोन। तो असेंडिंग कोलोन आपके किस में आएगा, राइट लंबर रीजन में, ठीक है। राइट लंबर रीजन में। डिसेंडिंग कोलोन कहाँ पे आएगा, आपके लेफ्ट लंबर रीजन में, सही है। सीकम आपके कहाँ पे आएगा, राइट लंबर रीजन में। और अपेंडिक्स भी अपेंडिक्स कहाँ पे आएगा, आपके इलियक फोसा में, ठीक है, राइट इलियक फोसा में। तो जब भी अपेंडिक्स की पेन होती है तो हम बिल्कुल लोअर राइट साइड पे, बिल्कुल लोअर जगह पे चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, आपका अपेंडिक्स प्रेजेंट है, ये आपका अपेंडिक्स है, ठीक है। जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए तो यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में क्या आता है, ब्लैडर आ जाता है और यूट्रस वगैरह आ जाता है, ठीक है, प्यूबिक रीजन। फिर सिग्मॉइड कोलोन कहाँ पे आता है, आपके लेफ्ट इलियक फोसा में, ठीक है। लेफ्ट इलियक फोसा में क्या आता है, सिग्मॉइड कोलोन। ये भी इलिक फोसम, लेफ्ट इलिक फोसम। अच्छा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एब्डोमिनल वॉल डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है। पहले इनको 4 क्वाड्रेंट्स में, मैंने आपको पहले बताया 4 क्वाड्रेंट्स में इसको डिवाइड किया गया था। वो 4 क्वाड्रेंट्स क्या थे, राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट, ठीक है। ये 4 हिस्सों में इसको, ये देखिए, तकसीम किया गया था। फिर इसको, लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन फिर क्या थी, मुश्किल थी। मतलब स्टूडेंट्स को मुश्किल होती थी, सर्जन्स को मुश्किल होती थी डिफाइन करना या डिटेक्ट करना कि किस एरिया में इसकी मसला आ रहा है, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी इस चीज को डिफाइन किया जाता था कि अपर रीजन या लोअर रीजन, ठीक है। लेकिन इसमें मुश्किलात पैदा आ रही थी। फिर इसमें क्या किया गया, चेंजेस की गई, 9 रीजन्स में इसको डिवाइड कर दिया गया और उसको नाम दे दिए गए, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। ये अपर पार्ट हो गया, ठीक है। मिडल में क्या आ गया, राइट लंबर रीजन, लेफ्ट लंबर रीजन, और दरमियान में क्या है, अम्बिलिकल रीजन, ठीक है। फिर लोअर पार्ट में क्या आ जाता था, लोअर पार्ट में राइट इलियक फोसा, लेफ्ट इलियक फोसा और हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। तो इससे फिर क्या हो गया था, स्पेसिफिकेशन हो गई थी, ठीक है। आराम से जो है हम बता सकते हैं कि हमारे इस एरिया में दर्द है या पेशेंट को इस रीजन में दर्द है तो इसका कौन सा पार्ट जो है यहाँ पे वो हो सकता है, इंडल्ज हो सकता है, सही है। अब ये देखें, अपर क्वाड्रेंट में क्या था, लिवर था, ठीक है, किडनी थी, राइट किडनी, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन मुश्किल हो जाती थी, ठीक है। लेफ्ट रीजन में क्या था, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में क्या था, लिवर, स्प्लीन, लेफ्ट किडनी, स्टमक, कोलोन, पैंक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। लेकिन फिर इन चीजों में मुश्किलात पैदा आनी शुरू हो गई थी, जिसको फिर हमने फर्दर इसको क्या किया था, 9 रीजन्स में डिवाइड कर दिया था। फिर इसमें किडनीज वगैरह क्या हो गई थी, अलग अलग हो गई थी, ठीक है। फिर इसलिए इसको लंबर रीजन कहा जाता है, क्योंकि किडनीज हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, लंबर रीजन में प्रेजेंट होती हैं। फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में क्या था, कोलोन था, स्मॉल इंटेस्टाइन था, राइट यूरेटर था, ठीक है, अपेंडिक्स था, राइट ओवरी थी, ठीक है, फीमेल में, और फिलोपियन ट्यूब, राइट फिलोपियन ट्यूब। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में क्या था, कोलोन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेफ्ट यूरेटर, लेफ्ट ओवरी एंड लेफ्ट फिलोपियन ट्यूब। जनरल कंसिडरेशंस क्या है। अच्छा, जब पेशेंट आपके पास आए तो आपने उसकी असेसमेंट करने के लिए क्या क्या करना है या क्या क्या चीज आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट, द पेशेंट शुड हैव एन एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है।
पेशेंट जैसे ही आपके पास आए तो उसका ब्लैडर क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने उसकी असेसमेंट करनी है एब्डोमिनल असेसमेंट। अल्ट्रासाउंड वगैरह जब वो करवाते हैं तो उसके लिए उनकी अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उनको कहते हैं कि पानी पी कर आए ताकि उनको आसानी से जो है वो सारी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो नजर आए, ठीक है, अल्ट्रासाउंड में। लेकिन जब आप असेसमेंट करते हो तो पेशेंट को जो है वो पेन होता है, ठीक है, तो पेल्पेशन के जरिए भी अगर उसको आप पेल्पेट भी करते हो पेशेंट को तो उसको पेन होगा, ठीक है, या तो अगर परकशन भी करते हो तो पेशेंट को पेन फील होगा। तो इसलिए इसमें हम जब पेशेंट की असेसमेंट करते हैं तो एम्प्टी ब्लैडर में करते हैं, ठीक है। अच्छा, the patient should be lying supine on the exam table and appropriately draped, ठीक है। पेशेंट जो है तो उसको क्या करना है, अपने सुपाइन पोजीशन पे टेबल पे लिटाना है, ठीक है, और अप्रोप्रिएटली ड्रैप्ड मतलब आपने उस पे उसको ढाम मतलब उसके ऊपर कपड़ा देना है, उसको जो है एक्सपोज नहीं करना। जो भी चीज़ आपने असेस करनी है सिर्फ उसी एरिया को आप एक्सपोज करोगे, ठीक है, लेकिन तब जब आपने पेशेंट से परमिशन ले ली हो। द एग्जामिनेशन रूम मस्ट बी क्वाइट टू परफॉर्म एडिक्वेट एस्कल्टेशन एंड परकशन, ठीक है, तो आपकी जो रूम एनवायरनमेंट है वो आपकी इतनी होनी चाहिए कि पेशेंट वहाँ पे कंफर्टेबल फील करे। वॉच द पेशेंट्स फेस फॉर साइंस ऑफ डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अगर पेशेंट का जो फेस है वो डिस्कम्फर्ट आपको लग रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए पॉज करोगे, उससे पूछोगे कि मैं आपका एग्जामिन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छा, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा आपको पता है। सब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है, पेशेंट जो है आपको बताता है, खुद वर्बलाइज करता है, ठीक है। सब्जेक्टिव डेटा क्या है, सब्जेक्टिव डेटा में क्या करता है, पेशेंट वर्बलाइजेस, जो ठीक है, हिस्ट्री पेशेंट पेशेंट देता है, देता है, ठीक है, पेशेंट जो है वो अपनी हिस्ट्री देता है, जी मैम। पेशेंट, ठीक है। एपिटाइट, ठीक है, भूख नहीं लगती उसको या बहुत ज्यादा भूख लगती है या बहुत ज्यादा खाते हुए उल्टी आ जाती है तो ये उसकी एपिटाइट है, ठीक है, ठीक है। एपेटाइट के बारे में बताया गया डिस्फेजिया के खाते वक्त जो है फूड स्वॉलोइंग में कोई उसको मुश्किलात तो पैदा नहीं आती। फूड इंटॉलरेंस, ठीक है, खाना जो है उसको हजम होता है नहीं होता, ठीक है। एब्डोमिनल पेन तो नहीं है किसी वजह से, ठीक है। नोजिया, वॉमिटिंग, रिगर्जिटेशन के मतलब जो चीज उसने खाई वो दोबारा वापस तो नहीं आ गई, ठीक है, बाहर। बाउल हैबिट्स आपने देखनी है कि उसकी बाउल हैबिट्स कैसी हैं, कितनी बार जो है वो वॉशरूम करता है, ठीक है। एब्डोमिनल हिस्ट्री आप उससे पूछोगे, उसको फूड पॉइजनिंग तो नहीं हो जाती, किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, किसी खाने से एलर्जी तो नहीं है, मेडिकेशंस के उसने कौन सी मेडिकेशंस ली हैं, कोई मेडिकेशन जो है उस पर बुरा असर तो नहीं कर रही है, उसकी किडनीज या उसके एब्डोमिन जो है वो उससे डिस्कम्फर्ट तो नहीं हुआ, ठीक है। जैसे पेन किलर बहुत ज्यादा अगर लोग लेते हैं, पेन किलर का साइड इफेक्ट यही होता है कि पेन किलर क्या करता है, आपके किडनीज को डायरेक्ट डैमेज करता है, ठीक है। फिर न्यूट्रिशनल असेसमेंट आपने देखनी है, पेशेंट वीक वगैरह तो नहीं है, या वो खाता है और उसको लगता नहीं है, या बहुत ज्यादा खाता है और वो ओबीस है, इस तरह की भी चीजें आपने उसमें नोट डाउन करनी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने फिजिकल एग्जाम में क्या देखना है, प्रेपरेशन करनी है, ठीक है, लाइटिंग एंड ड्रैपिंग, ठीक है, पेशेंट के ऊपर कपड़ा डालना है और उसको अप्रोप्रिएट लाइट प्रोवाइड करनी है। मेजर टू एनहांस एब्डोमिनल वॉल रिलैक्सेशन, ठीक है, आपने ऐसे पेशेंट को कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है कि वो रिलैक्स होकर लेट जाए, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए। इक्विपमेंट आपके पास क्या क्या होना चाहिए, स्टेथोस्कोप, ठीक है, बाल साउंड्स चेक करने के लिए, स्मॉल सेंटीमीटर रूलर, ठीक है, स्किन मार्किंग पेन, अल्कोहल स्वाब, ठीक है, कहीं पे अगर आपको लीजन नजर आता है तो आप वहां पे इस तरह मार्क लगा देते हो, ठीक है, कि यहाँ पे आपको कोई मसला क्रिएट हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, स्किन मार्किंग पेन इसलिए काम आता है। मीटर रूलर किस लिए काम आता है कि आप उस लीजन को या जहाँ पे पेन हो रही है उसको मेजर करोगे कि इतनी एरिया में उसको पेन हो रही है, तो ये आप मेजर करोगे तो ये 2 सेंटीमीटर अगर आ रहा है तो ये आपका मेजरिंग टेप जो है, ये सेंटीमीटर रूलर जो है वो इसलिए काम आएगा, ठीक है। अल्कोहल जी स्वाब जो मैम। है वो, ठीक है, आपके पास होना चाहिए। एरिया प्रेपरेशन, को ताकि अल्कोहल स्वाब किस लिए आपके पास होना चाहिए कि अगर वहां पे कोई एरिया लीजन को है, अगर जो वहां पे कोई ऐसा लीजन है या वहां पे कोई गंदगी है या वूंड है, कोई जी मैम। एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें से अगर आप पेल्पेट करना चाहते हो या उसको असेस करना चाहते हो तो फिर आप अल्कोहल स्वाब यूज करोगे उसको साफ करने के लिए, फिर उसको जो है एग्जामिन करने के लिए।
प्रेपरेशन, आपने पेशेंट को प्रिपेयर किस तरह से करना है। फर्स्ट, पेशेंट लाई ऑन बैक, ठीक है, पिलो अंडर हेड, नी स्लाइटली फ्लेक्स्ड, ठीक है, उसकी नीज जो है वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड हो ताकि आप आराम से उसके एब्डामिन का चेक वो असेस कर सको, ठीक है। एम्प्टी ब्लैडर, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। शॉर्ट फिंगर नेल्स, ताकि आपके जो नेल्स हैं वो आपकी पेशेंट के एब्डोमेन को हर्ट ना करें, ठीक है। प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर लाइट में। प्राइवेसी मेंटेन, एग्जांपल साइड स्क्रीन, ठीक है। अगर वार्ड में आप चेकअप कर रहे हो या वार्ड में आप असेसमेंट कर रहे हो तो आपने उसके लिए साइड स्क्रीन जो है वो रखनी है, ठीक है। प्राइवेसी, आपके पेशेंट की पूरी पूरी प्राइवेसी हो, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ असेसमेंट क्या है, इसमें मैंने आपको पहले बताया कि वैसे जो है हम फर्स्ट क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, पैल्पेशन, परकशन और एंड पे स्कल्टेशन करते हैं। लेकिन इसमें हमारा क्या सीन है, एब्डोमेन की जब भी असेसमेंट करेंगे इसमें आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन आएगी, ठीक है। पूरा आपने ओवरऑल पेशेंट के एब्डोमेन को, ठीक है, देख लिया। उसके बाद आपने स्कल्टेशन करनी है। स्कल्टेशन किसके साथ करेंगे, थ्रू स्टेथोस्कोप, ठीक है। थ्रू स्टेथोस्कोप जो है आप क्या करते हो, आप अपने पेशेंट की बाउल साउंड्स को चेक करते हो, कोई एबनॉर्मल साउंड उसमें से आ रही है उसको चेक करते हो। डलनेस है, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो उसमें भी उसकी अलग साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, एब्डोमेन में। परकशन, फिर बाद में आपने क्या करनी है, परकशन करनी है, ठीक है। स्कल्टेशन के बाद आपने परकशन करनी है। परकशन में या तो डायरेक्ट परकशन होगी, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है, या इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद पेल्पेशन, ठीक है। पेल्पेशन में फिर एक होती है लाइट पेल्पेशन, ठीक है, और दूसरा है डीप पेल्पेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव डेटा में आपने क्या करना है, इंस्पेक्ट, ठीक है। इंस्पेक्शन में आपने क्या करना है, कॉन्टोर देखना है, ठीक है। क्या करना है, सिमिट्री देखनी है, दोनों साइड्स पे एब्डोमिनल सिमिट्री सेम है या नहीं है, ठीक है। एम्ब्लाइकस आपने देखना है मिडल में है या नहीं, साइड पे है। स्किन की पिगमेंटेशन देखनी है, ठीक है। पिगमेंटेशन में वो अक्सर फीमेल पेशेंट्स की जो है तो वो एब्डोमेन पे पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बाद भी इस तरह होता है। लीजन्स आपने देखने हैं कि कहीं पे एब्नॉर्मल लीजन्स तो नहीं है, ठीक है, जख्म वगैरह प्रोड्यूस तो नहीं हुए। फिर उसके बाद आपने देखने स्ट्राई, ठीक है, एलिवेटेड डिप्रेस्ड, ठीक है। टर्गर आपने चेक करना है। अच्छा, स्ट्राई क्या होता है, जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो खारिश करती है, ठीक है। जैसे ही बेबी की मूवमेंट होती है तो वो अपनी जिस्म पे खारिश जो करती है तो वो स्ट्राई बन जाते हैं, ठीक है, वो लाइंस बन जाती हैं, उससे स्ट्राई कहते हैं, ठीक है। वो अगर बने हुए हैं वो आपने चेक करने हैं। पल्सेशन और मूवमेंट देखनी है, ठीक है। एब्डोमिनल मूवमेंट आपने चेक करनी है पेशेंट को, आपने जब असेस करोगे, ठीक है। हेयर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा हेयर तो नहीं है या बहुत कम हेयर तो नहीं है, ठीक है। फिर डिमेन्योर, ठीक है, आपने देखना है कि वहां पे कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। ये अब कंटोर में आपने क्या देखना होता है कि उसकी बॉडी की शेप कैसी है, ठीक है, एब्डोमिनल शेप कैसी है, आया वो बिल्कुल फ्लैट स्टमक है, ठीक है, फ्लैट स्टमक, ठीक है। स्केफॉइड में क्या होता है कि आपका जो एब्डोमिन है वो अंदर धंसा हुआ होता है, ठीक है। राउंडेड में आपका जो एब्डोमिन है वो बाहर की तरफ एक्सपोज हुआ होता है। प्रोट्यूबरेंट क्या है, प्रोट्यूबरेंट में बहुत ज्यादा जो है एक्सेसिव जो है आपकी जो स्टमक है वो बाहर की तरफ आई हुई होती है, ठीक है। लुक फॉर डिस्कलरेशन ओवर द एम्ब्लाइकस, ठीक है, आपने डिस्कलरेशन देखनी है कि एम्ब्लाइकस रीजन में कोई डिस्कलरेशन तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने देखना है क्यूलन साइंस। क्यूलन साइन में क्या होता है, जो एम्ब्लाइकस रीजन है वो आपका क्या होता है, उसमें डिस्कलरेशन हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ग्रेस टर्नर सिंड्रोम में या साइन में क्या होता है, डिस्कलरेशन ओवर द फ्लैंक्स। तो यहाँ पे आपकी जो फ्लैंक कहते हैं जहाँ पे आपकी किडनी प्रेजेंट है या आपका जो साइड लेटरल साइड ऑफ द एब्डोमेन है वो आपकी क्या हो जाती है, डिस्कलर हो जाती है। डिस्कलरेशन का मतलब है कि वहाँ पे आपका जो अपना बॉडी का कलर है वो नहीं होता, बल्कि बॉडी का कलर या तो लाइट हो जाएगा या तो डार्क हो जाएगा, ठीक है। दीज आर बोथ लेट साइंस सजेस्टिंग इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पर्पलिश सा कलर होगा या तो जो है बहुत ज्यादा डार्क ब्राउन सा कलर होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हुई है
इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग हुई है, जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। अच्छा, मैंने कहा कि कहीं पे अगर आपको आवाज का मसला हो या कोई इश्यू हो तो फिर आप मुझसे कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैम आ रही है आवाज जी मैम। समझ से। ओके ओके। अस्कल्टेशन में आपने क्या करना है, फर्स्ट आपने इंस्पेक्शन कर ली उसकी पेशेंट की। अस्कल्टेशन में क्या करोगे, अस्कल्टेट द एब्डोमेन फॉर बाउल साउंड्स एंड वास्कुलर साउंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेजल्स की भी साउंड्स सुनाई देगी और आपको बाउल साउंड्स भी सुनाई देंगी। ठीक है, पेट की आवाजें, या आप कहते हैं वो जैसे अगर भूख लगी हो तब भी आपके पेट में आवाज आएगी। ठीक है, अगर भूख नहीं लगती तब भी आवाज आती है। ठीक है, या आपने कुछ खाया हुआ है बहुत ज्यादा तब भी आवाज होती है, लेकिन उसकी डल साउंड होती है। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन में फिर उसकी और ज्यादा वो डल सी साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और फिर जब डायरिया वगैरह होता है तो उसकी अजीब सी साउंड होती है, शार्प साउंड होती है। ठीक है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसको आप सर्च भी कर लें। ठीक है, ये साउंड्स का आपको पता होना चाहिए कि डायरिया में कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, कॉन्स्टिपेशन में कैसी साउंड प्रोड्यूस होगी, डायसेंट्री के पेशेंट में कैसी, फिर कॉलरा का जो पेशेंट होता है क्योंकि उसकी तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव डायरिया होता है ना, फिर उसकी अलग साउंड होती है। ठीक है, ये आपने अपने पास वो रखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्टिव बाउल साउंड्स जो हैं वो कितनी होती हैं, 5 to 35 पर मिनट। ठीक है, जो एक्टिव बाउल साउंड्स होती हैं, जो नॉर्मल साइन है वो क्या है, 5 to 35 पर मिनट जो है आपकी बाउल साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, हाइपो एक्टिव क्या है, 4 पर मिनट और लेस। ठीक है, इसमें फिर जो है आपकी कॉन्स्टिपेशन का साइन आ जाता है कि बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हुई है, या आपने बहुत क्रॉनिक यूज ऑफ लेग्जेटिव, लेग्जेटिव कहते हैं कि आप जो दवाई यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन को हील करने के लिए, तो वो उसमें आपका जो स्टमक होता है वो बिल्कुल हाइपो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है वो फिर लेग्जेटिव्स भी यूज करें तो उनका कोई असर नहीं होता। ठीक है, पैरालिटिक इलियस। ठीक है, इलियस जो है तो वो पैरालिटिक है। ठीक है, पोटेशियम की ज्यादती हो गई है। ठीक है, या पोटेशियम बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है आपकी एब्डोमेन में, तब भी जो है तो आपका स्टमक क्या होगा, हाइपो एक्टिव होगा। हाइपर एक्टिव 35 और मोर पर मिनट। ठीक है, हाइपर एक्टिव में स्टमक जो है उसकी बाउल साउंड्स 35 या इससे भी ज्यादा पर मिनट जो है वो बाउल साउंड्स प्रोड्यूस होंगी। ये किस में होगा, डायसेंट्री में होगा। ठीक है, कॉलरा वगैरह में। डायरिया अर्ली साइन ऑफ इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, या इंटेस्टाइन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो तो दूसरी साइड से जो उसकी पेल्पेटरी मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ब्रूड्स ब्लोइंग साउंड। ठीक है, ब्लोइंग साउंड, ब्रूड्स क्या है, ब्लोइंग साउंड है जो आपको 3 रीजन्स में सुनाई देते हैं। वो 3 रीजन्स कौन से हैं, अयोटिक है, रीनल है और इलियक है। अयोटिक रीजन क्या है, अयोटिक रीजन आपको पहले आपको पता होगा, यहाँ पे जो है हार्ट प्रेजेंट होता है, इसके नीचे ही आपके साथ क्या होती है, एब्डोमेन होती है। हार्ट ठीक है, में ये एटा नीचे ही आपका साथ ही आपके एब्डोमेन और आपके स्टमक आ जाता है। ठीक है, ये आपका, मेन वेन होते हैं जो उनकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अयोटा प्रेजेंट होता है, यहाँ से आपका जो ब्लड है वो पूरा से अयोटिक वॉल, अयोटा के थ्रू जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अयोटा का मतलब है कि यहाँ पे आपकी जो ब्रूड साउंड है वो आपके अयोटिक रीजन में प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये आपका अयोटिक रीजन है, यहाँ पे ब्रूड साउंड आपको सुनाई देगी। रीनल रीजन में, रीनल रीजन कहाँ पे है, आप जहाँ पे आपकी किडनीज प्रेजेंट है वहां पे, और यहाँ इलियक रीजन में। ठीक है, इलियक रीजन जो है वो आपका हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में या आपके इलियक फोसा में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फ्रिक्शन रब या ऑब्स्ट्रक्शन, 2 लेयर्स ऑफ ऑर्गन रबिंग ईच अदर। तो फ्रिक्शन रब किसे कहते हैं कि आपकी जो 2 ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रब करते हैं अगर उनमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, टच कर रहे होंगे, रब करते हैं। हाँ, अच्छा जी इरेजर मैम। भी है इसमें। अच्छा, समझ आ रही है ना? जी अच्छा, अब मैम। गट जी साउंड, मैम आ रही है। अच्छा गट साउंड्स में अब आप ये चीजें याद करने वाली हैं। ठीक है, ये आपको पेपर में आ सकती है। जो चीज मैं आपको कहती हूँ कि ये पेपर में आ सकती है तो मतलब 100% कंफर्म है कि ये चीज आएगी। ठीक है, यूज द डायफ्राम ऑफ योर स्टेथोस्कोप टू लिसन टू गट साउंड्स। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, अस्कल्टेशन की बात कर रहे हैं। तो अस्कल्टेशन में हमारा जो
मेथड है या जिस चीज से हम असेसमेंट करते हैं वो क्या चीज है, स्टेथोस्कोप है, ठीक है। गट साउंड्स में आपने क्या देखना है, डायफ्राम की मदद से। डायफ्राम क्या है, स्टेथोस्कोप का जो फ्रंट पार्ट है उससे हम क्या देखेंगे। नॉर्मल गट साउंड्स क्या है, गर्गलिंग साउंड होती हैं, ठीक है, वो गड़ गड़ की आवाजें होती है, वो 5 से 35 पर मिनट होती हैं, ठीक है। बॉर्बो बॉर्बिजिमी बॉर्बिजिमी में क्या है, रम्बलिंग साउंड्स कॉज्ड बाय गैस मूविंग थ्रू द इंटेस्टाइन, स्टमक ग्रॉलिंग, ठीक है। स्टमक ग्रॉलिंग में आपको इस तरह की साउंड्स प्रोड्यूस होंगी, रम्बलिंग साउंड्स, ठीक है। वो आसानी से आपको वैसे भी सुनाई दे सकती हैं, जैसे कि गैस, अगर किसी के पेट में गैस भर जाए तो उसकी आवाजें सुनाई देती हैं, ठीक है। हाई पिच्ड फिर क्या है, टिंगलिंग साउंड्स होती हैं, ठीक है। हाई पिच्ड रेन ड्रॉप्स जैसे टक 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 इस तरह आपको ये सुनाई देंगी, ठीक है। ये क्या है, अर्ली इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको सुनाई दे सकती हैं, ठीक है। कोई एब्डोमेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, कोलोन से जो है आपका फूड पास नहीं हो रहा, उसकी वजह से हो सकती है। तो सक्सेशन स्प्लैश में क्या होता है, ये वाटर स्प्लैशिंग, जैसे किसी पे पानी फेंक रहे हैं, ठीक है, वैसी आवाज आपको सुनाई देगी। इज ऑफन हर्ड विदाउट स्टेथोस्कोप एज द पेशेंट मूव्स फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। तो वो जब अक्सर अब आपने देखा होगा खाली पेट अगर आपने बहुत ज्यादा पानी पी लिया है तो एक साइड पे मूव होगे दूसरी साइड पे, तो आपके पानी की भी आवाज आपके साथ आती है, ठीक है। इट अकर्स व्हेन द एब्डोमेन इज फिल्ड विद एयर और फ्लूइड एंड इंडिकेट्स डिलेड गैस एम्पटिंग फ्रॉम एन ऑब्स्ट्रक्शन और गैस्ट्रिक डायलिटेशन, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा आपके एब्डोमेन में अगर एयर या फ्लूइड फिल हुआ है तो ये उसकी वजह से आपको ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आपको ये स्प्लैश, वाटर स्प्लैश की आपको आवाज आएगी, ठीक है, जैसे पानी फेंक रहे हैं, ठीक है। डिक्रीज्ड साउंड्स नन फॉर अ मिनट, ठीक है, आर अ साइन ऑफ डिक्रीज्ड एक्टिविटी, ठीक है। गट साउंड जब डिक्रीज्ड होती है या तो एब्डोमिनल उसकी वजह से होती है, कोई सर्जरी वगैरह हो गई, ठीक है, या तो कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हुई है पेशेंट को, डिलेड कॉन्स्टिपेशन, काफी अरसे से उसको कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से, या पेरिटोनाइटिस, ठीक है। पेरिटोनाइटिस क्या है, पेरिटोनाइटिस जो है वो आपके एब्डोमिनल इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। ये पेरिटोनाइटिस जो है ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी जो है वो पूरी की पूरी क्या हो जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है, इन्फेक्शन पूरा फैल जाता है, ठीक है, जिसमें फिर सर्जरी या लेप्रोटमी वगैरह की जाती है। गट साउंड जिसमें फिर क्या होती हैं, बहुत स्लो होती हैं, डिक्रीज्ड साउंड्स होती हैं, ठीक है। सर्जरी की वजह से, क्यों, क्योंकि सर्जरी जैसे ही होती है तो आपको पता है कि एनेस्थीसिया की वजह से आपका पूरा का पूरा जीआईटी ट्रैक्ट क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, सही है। फिर 6 घंटे के बाद जो है तो वो दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना शुरू हो जाता है। इसलिए जब हम सर्जरी के पेशेंट्स को अगर देखते हैं तो सर्जरी के पेशेंट्स में क्या करते हैं, उनको अगर हमने देखना हो कि एनेस्थीसिया का असर खत्म हो गया है तो स्टेथोस्कोप के जरिए जो है तो उसकी एब्डोमेन से हम साउंड को, बाउल साउंड को सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर बाउल साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रही है तो फिर हम उसको खाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है। एब्सेंट साउंड्स, नो साउंड्स फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट तक बिल्कुल कोई साउंड नहीं आ रही, तो ये बहुत ज्यादा बुरा साइन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन हुई होगी, ठीक है, जिसकी वजह से बाउल जो है वो आगे नहीं जा रहा, ठीक है, या आपका फूड जो है वो पास नहीं हो रहा है, या फिर वहां पे कोई परफोरेशन हुई है, ठीक है, या तो वहां पे इस्कीमिया या इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है, सही है। ब्रूड साउंड्स, ब्रूड साउंड्स मैंने आपको पहले बताया, अयोटिक ब्रूड्स हैं, रीनल ब्रूड्स हैं एंड इलियक ब्रूड्स हैं। इलियक ब्रूड्स आपके फिमोरल रीजन में, या मैंने आपको बताया लोअर क्वाड्रेंट में होते हैं, ठीक है, इलियक फोसा में। अयोटिक ब्रूड्स कहाँ है, आर हर्ड इन द एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। तो एपिगैस्ट्रिक में आपको सुनाई देंगे, दे मे बी अ साइन ऑफ abdominal aortic, a sac formed by localized dilatation of the wall of an artery, a vein, ठीक है। ये क्या है, कहाँ पे आपको सुनाई दे रहे हैं, एब्डोमिनल अयोटिक सैक में, ठीक है, जो ऊपर आपके प्रेजेंट होता है, ठीक है। या ये किस वजह से है, ये डायलिटेशन ऑफ एन आर्टरी की वजह से, ठीक है। रीनल आर्टरी ब्रूड्स आर इन ईच अपर क्वाड्रेंट, अपर क्वाड्रेंट में आपको दोनों साइड्स पे रीनल ब्रूड्स सुनाई देंगे। दे मे बी अ साइन ऑफ आर्टरी स्टेनोसिस, ठीक है, यहाँ पे आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है, ठीक है। स्टेनोसिस का मतलब है नैरोइंग ऑफ एन आर्टरी, ठीक है, विच इज अ पोटेंशियली ट्रीटेबल कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए होता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा रीनल आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाए तो आपकी किडनीज जो है उसमें
मसला होता है, ठीक है। तो ये फिर हम क्या करते हैं, फिर हाइपरटेंशन का पेशेंट, उसको किडनीज का क्यों मसला होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एड्रीनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, वो आपके जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है। इसीलिए जो है हम क्या करते हैं, किडनीज पे ज्यादा असर, हाइपरटेंशन का ज्यादा असर किडनीज पे होता है, ठीक है। फिर जो है जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उनके पाँव भी स्वेल हो जाते हैं, उनके हाथ भी स्वेल हो जाते हैं, उनके जिस्म पे स्वेलिंग होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड अपना काम नहीं कर रहा होता। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, पेशेंट से ज्यादा पानी उसको कहते हैं पिए, फिर उसको क्या देते हैं, लाइसिक्स वगैरह देते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो आपकी आर्टरीज को खोल देता है, ठीक है। आर्टरी जब खुल जाती है, यूरिन आता है, और फिर पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। Iliac femoral roots कहाँ है, are in the lower quadrants. They may be a sign of peripheral atherosclerosis. ठीक है, atherosclerosis क्या है, यहाँ पे जो है वो आर्टरी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो पेरिफेरल atherosclerosis का क्या मतलब है, जो आपकी पेरिफ्रीज हैं, ठीक है, लोअर लिम्स हैं, वो आपकी क्या हो जाते हैं, वहां पे कोई ना कोई आर्टरी क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उसकी वजह से आपको femoral roots सुनाई देंगे, ठीक है, इलियक रीजन में। अब ये देखें, एओर्टिक रीजन है, रीनल रीजन है, और इलियक रीजन है। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। जी मैम। बस अच्छा है, ठीक है। अब स्कल्टेशन के बाद आपका तीसरा जो पार्ट है, जो थर्ड आपकी वो है असेसमेंट टेक्निक है, वो क्या है, परकशन। तो परकशन आपकी फर्स्ट मैंने आपको बताया वो क्या है, आप जो है या तो डायरेक्ट परकशन करते हैं या तो इनडायरेक्ट परकशन करते हैं। डायरेक्ट परकशन का मतलब है कि आप एक हाथ से बस उसको टैप करते हो, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब है ये आप कोई इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, या दोनों हाथों से एक हाथ ऊपर रख के दूसरे हाथ से आप जब उसको टैप करते हो एब्डोमेन को, तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट, ठीक है। परकशन हैव्स टू असेस द अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस इन द एब्डोमेन, ठीक है। तो ये गैस वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने के लिए हम परकशन करते हैं। एंड आइडेंटिफाई पॉसिबल मासेस दैट आर सॉलिड और फ्लूइड फिल्ड, ठीक है, मासेस वगैरह को चेक करने के लिए। It's used in estimating the size of the liver and spleen, ठीक है। ज्यादातर इसको क्यों यूज किया जाता है, इस परकशन को, ताकि हम साइज ऑफ स्प्लीन, ठीक है, साइज ऑफ स्प्लीन और लिवर जो है हम उसको देख सकें, ठीक है। उसके साइज को जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें कि इसका साइज जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। परकस टू असेस टेम्पनी एंड डलनेस, ठीक है। टेम्पनी क्या है, ये इसका साउंड होता है, ठीक है, या डलनेस साउंड प्रोड्यूस होती है एब्डोमिनल रीजन से, ठीक है। अगर टेम्पनी है तो उसमें क्या होगा, आपकी जो स्टमक है या एब्डोमेन है उसमें गैस प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर इसमें जो है डलनेस साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जैसे कि ड्रम की आवाज होती है, तो उसमें क्या मसला होगा, उसमें जो है आपकी जो एब्डोमेन है उसमें क्या है, फ्लूइड फिल्ड होगा, ठीक है। इन चीजों को भी याद रखना है। परकसिंग द बॉडी गिव्स वन ऑफ थ्री नोट्स, इसमें आपको तीन चीजें नजर आएंगी, ठीक है। फर्स्ट क्या है, टेम्पनी है। टेम्पनी इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द एब्डोमेन कॉज्ड बाय एयर इन एब्डोमेन, ठीक है, एयर होगी। इट हैज अ हायर पिच देन द लंग, ठीक है। टिम्पनी में क्या होगा, पिच बहुत ज्यादा हायर होगी, ठीक है, पतली सी आवाज निकलेगी, ठीक है, परकस से। रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस लंग की नॉर्मल आवाज होती है, लेकिन लोअर पिच्ड या हॉलो ऑर्गन्स में ये सुना, हॉलो ऑर्गन्स में अगर देखा जाए तो ये लोअर पिच्ड होती है, ठीक है। फिर डलनेस क्या है, इज अ फ्लैट साउंड विदाउट इकोस, ठीक है। डलनेस जो है वो ड्रम की जैसे आवाज होती है वो आवाज है, ठीक है। फ्लैट साउंड है विदाउट इकोस। द लिवर एंड स्प्लीन फ्लूइड इन द पेरिटोनियम एसाइटिस गिव अ डल नोट। तो एसाइटिस में, एसाइटिस कहते हैं जब आपका पेरिटोनियम जो है उसमें बहुत ज्यादा फ्लूइड फिल हो जाता है, तो वो डल सी साउंड देता है, ठीक है, जैसे ड्रम की साउंड होती है, डम डम इस तरह, ठीक है, जब आप उसको परकस करते हो। अब पेल्पेशन पे आ जाए। पेल्पेशन में आपके पास क्या क्या है, लाइट पेल्पेशन है एंड डीप पेल्पेशन है, ठीक है। लाइट पेल्पेशन में क्या है, फीलिंग द एब्डोमेन जेंटली इज स्पेशली हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग एब्डोमिनल टेंडरनेस, मस्कुलर रेजिस्टेंस एंड सम सुपरफिशियल ऑर्गन्स एंड मासेस, ठीक है। कीपिंग योर हैंड एंड फोrearm on a horizontal plane with finger together and flat on the abdominal surface, palpate the abdomen with a light gentle dipping motion, ठीक है। तो आपने palpation किस तरह करनी है,
बिल्कुल हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपने फिंगर्स रखनी है और उसको बिल्कुल लाइट आपने डिपिंग मोशन में क्या करना है, जेंटली उसको पेल्पेट करना है, ठीक है। When moving your hand from place to place, raise it just off the skin, ठीक है। उसको मतलब लाइट पल्पेशन में आपने सिर्फ स्किन को इस तरह जैसे टच करना है, ठीक है। मूविंग स्मूथली, फील ऑल इन ऑल क्वाड्रेंट्स, ठीक है। आपने स्मूथली सारे क्वाड्रेंट्स में आपने चेक करना है। Identify any superficial organs or masses and any area of tenderness or increased resistance to your hand. If resistance present, try to distinguish voluntary guarding from involuntary muscular spasm, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, मासेस देखने हैं, कोई टेंडरनेस वगैरह तो नहीं है, पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं भी। ये आपने इसमें मस्कुलर स्पाजम्स चेक करने हैं कि कहीं पे भी उसको पेन तो नहीं है, आपके टच करने से पेन उसको ज्यादा तो नहीं होता, ये देखेंगे। लाइट पेल्पेशन है, ठीक है, आपने बिल्कुल उसको लाइट से पेल्पेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए deep palpation. It is usually required to delineate abdominal masses, ठीक है। abdominal masses को जो है वो exaggerate करने के लिए या उनको पता करने के लिए कि ये actually है कहाँ पे, तो हम deep palpation करते हैं, ठीक है। फिर दोनों साइड से की जाती है, आप बैक से भी पेशेंट को प्रेस करते हो और फ्रंट से भी करते हो, ठीक है, इसे deep palpation कहते हैं। Again using the palmar surfaces of your fingers, feel in a 4 quadrants, ठीक है। Identify any masses and note their location, size, shape, consistency, tenderness, pulsations, and any mobility with without respiration, with respiration or with the examining hand, ठीक है। Correlate your palpable findings with their percussion notes, ठीक है। आपने percussion notes के साथ अपने palpation notes को क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। ये देखें, 2-handed deep palpation, टेंडरनेस एंड रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। टेंडरनेस एंड रीबाउंड टेंडरनेस में क्या डिफरेंस है, लुक फॉर रीबाउंड टेंडरनेस, प्रेस योर फिंगर्स इन फर्मली एंड स्लोली एंड देन क्विकली विथड्रॉ देम। रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं कि एकदम से आप पेशेंट को डीप पेल्पेट करके एकदम से छोड़ते हो तो पेशेंट वहां पे चीख लगाता है, ठीक है। इसका मतलब कि पेशेंट को यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन होती है, ठीक है। वॉच एंड लिसन टू द पेशेंट फॉर साइंस ऑफ पेन, आस्क द पेशेंट। अब यहाँ पे आपने साइंस ऑफ पेन देखने हैं, टू कंपेयर विच हर्ट मोर, द प्रेसिंग और द लेटिंग गो, ठीक है। आपने पूछना है कि आपको प्रेस करने से ज्यादा दर्द हुआ या आपको छोड़ने से ज्यादा दर्द हुआ। टू शो यू एग्जैक्टली व्हाट इट वेयर इट हर्ट, पेन इंड्यूस्ड और इंक्रीज्ड बाय क्विक विड्रॉल कॉन्स्टिट्यूट रीबाउंड टेंडरनेस, ठीक है। आपका एकदम से छोड़ देना उस जगह को, उस पेशेंट को ज्यादा पेन फील अगर हुआ तो इसे रीबाउंड टेंडरनेस कहते हैं, ठीक है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द रैपिड मूवमेंट ऑफ इन्फ्लेम्ड पेरिटोनियम, ठीक है। तो अगर पेशेंट का जो पेरिटोनियम है वो इन्फ्लेम्ड है तो वहां पे उसको रीबाउंड टेंडरनेस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे एब्डोमेन में आपके पास डिफरेंट ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो लिवर है, ठीक है। लिवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ क्या है, लिवर जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन करता है आपकी बॉडी में या आपके स्टमक में या आपके एब्डोमेन में, ठीक है। तो इसलिए हम लिवर में ज्यादातर लिवर को असेस करते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होती है, यहाँ पे जो है न्यू सेल्स बनते हैं, यहाँ पे जो है आपका जो न्यूट्रिशन है वो आपकी यहाँ से जो है पास होती है, ठीक है। यहाँ से आपके बाइल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो लिवर के असेसमेंट में फिर इसमें ज्यादा जरूरी ये हो जाती है, ठीक है। मेजर द वर्टिकल स्पेन ऑफ लिवर डलनेस इन द राइट मिड क्लेविकुलर लाइन। तो मिड क्लेविकुलर लाइन अगर आपने ईसीजी करते मतलब कभी की हो तो आपको पता होगा राइट मिड क्लेविकुलर लाइन कहाँ पे आती है, ठीक है। आपकी जो चेस्ट है बिल्कुल मिडल पे वहां पे आपकी आती है मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग एट लेवल बिलो द अम्बिलिकस in an area of tympani, not dullness, lightly percuss upward toward the liver, ठीक है। तो ये आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में और राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन, आपके एपिगैस्ट्रिक रीजन में और राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपका लिवर आता है, ठीक है। हाफ पार्ट उसका कहाँ पे पड़ा होता है, हाफ पार्ट उसका हाइपोगैस्ट्रिक राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में होता है और एपिगैस्ट्रिक रीजन में उसका हाफ पार्ट आता है, ठीक है। फिर स्टार्टिंग एट अ लेवल बिलो द अम्बिलिकस, अच्छा
Determine the lower border of the liver dullness in the midclavicular line. Next, identify the upper border of liver dullness in the midclavicular line. Lightly percuss from lung resonance down toward liver dullness. अब ये इसको आगे इसको देख लेंगे। ये देखें, ये मिड क्लेविकुलर लाइन है, ये आपके क्लेविकल्स हैं, ठीक है, क्लेविकल्स, और ये मिड क्लेविकुलर लाइन होती है, ठीक है। मिड क्लेविकुलर लाइन में ये आपका हाइपोगैस्ट्रिक, ये आपका राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, और ये आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन है, ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन। तो हाफ जो आपका लिवर है वो आपका किस में आता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है, और हाफ जो है वो किस में आता है, आपका एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है। Now measure in centimeters the distance between your 2 points. ठीक है, आपने measure करना है distance. The vertical spin of liver dullness greater in men than in women, in tall people than in short. ठीक है, vertical spin क्या होगा, ये क्या है, आदमियों में बड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि उनका जो मसल मास है वो भी ग्रेटर होता है, ठीक है, तो इसलिए इनका लिवर भी क्या होगा, थोड़ा बहुत फीमेल से जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है। ये है आपके पास लिवर, इसका साइज देखें 4 to 8 सेंटीमीटर इन मिड स्टर्नल लाइन, ठीक है। इसका जो आपने साइज चेक करना है, या आपके पास मीटर रूलर होगा तो उसका आपने साइज मीटर रूलर से आपने चेक करना है, ठीक है। 6 to 12 सेंटीमीटर इन राइट मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, तो मिड क्लेविकुलर लाइन से उसका कितना डिस्टेंस बनेगा, 6 to 12 सेंटीमीटर। पैल्पेशन, अच्छा, place your left hand behind the patient parallel to and supporting the right 11th and 12th ribs and nearby soft tissues below, ठीक है। कहाँ पे, आपके जो राइट 11th और 12th रिब है वहां पे आपने क्या करना है, पैल्पेट करना है। Remind the patient to relax on your hand if necessary, ठीक है, आपने पेशेंट को कहना है कि रिलैक्स रहे, ठीक है। By pressing your left hand forward, the patient liver may be felt more easily by your other hand, ठीक है। पेशेंट को थोड़ा सा अगर आप जो है अपना हैंड जो है, आप अगर पेशेंट की जो रिब है, ठीक है, रिब केज 11th और 12th रिब पे अगर आप रखते हैं तो वहां पे आपको इजीली जो है लिवर फील होगा, ठीक है। पेशेंट को आपने रिलैक्स रखना है। प्लेस योर राइट हैंड ऑन द पेशेंट्स राइट एब्डोमेन, ठीक है, लेटरल टू द रेक्टस मसल, ठीक है, with your fingertips well below the lower border of liver dullness, ठीक है, यहाँ पे आपने उसको चेक करना है। Ask the patient to take a deep breath, ठीक है, पेशेंट से कहीं डीप ब्रीदिंग करे। Try to feel the liver edge, अच्छा, आपने लिवर एज को देखना है, ठीक है, as it ये भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। फिर इफ यू फील इट लाइटन द प्रेशर ऑफ, अच्छा, जब आपको फील होने लगे, ठीक है, डीप ब्रीदिंग के साथ आपको जो है पेशेंट का जो लिवर एज है वो आपको फील होने लगेगा, ठीक है। इफ यू फील इट लाइटन द प्रेशर ऑफ योर पैल्पेटिंग हैंड स्लाइटली सो दैट द लिवर कैन स्लिप अंडर योर फिंगर पैड्स एंड यू कैन फील इट्स इंटीरियर सरफेस, ठीक है। आप उसको जैसे ही आप पैल्पेट करोगे, आप की फिंगर पैड्स पे जो है आप उसकी इंटीरियर सरफेस आपको फील होना शुरू हो जाएगी। नोट एनी टेंडरनेस इफ पैल्पेबल, if palpable at all, the edge of a normal liver is soft, sharp and regular, its surface smooth. The normal liver may be slightly tender, ठीक है। तो normal liver क्या है आपका, tender होगा, ठीक है, और जो आपका एबनॉर्मल लिवर है वो आपको उसमें पेशेंट जो है वर्बलाइज करेगा कि मुझे पेन हो रहा है या टेंडरनेस फील हो रही है, ठीक है। ऑन इंस्पायरेशन द लिवर इज पैल्पेबल, ठीक है, जैसे ही पेशेंट इंस्पायर करेगा, ठीक है, एयर जो है वो इन लेगा तो लिवर आपको फील होना शुरू हो जाएगा। कब, कहाँ पे फील होगा, अबाउट 3 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है। तो आपके कोस्टल मार्जिन पे, ठीक है, आपके मिड क्लेविकुलर लाइन पे 3 सेंटीमीटर नीचे आपको फील होगा आपका लिवर, ठीक है। ये देखें, ये पिक्चर है, इसमें वो लिवर को असेस कर रहा है, ठीक है। जी मैम। ये देखिए, ये डीप पैल्पेशन है, जी ठीक है। जब हम पेशेंट को
पैल्पेट करते हैं लिवर देखने के लिए या स्प्लीन देखने के लिए, किडनीज देखने के लिए, तो हम दोनों पोजीशन से चेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये अपर उस पे भी पड़ा होता है और नीचे की साइड पे भी होता है, ठीक है। इसी तरह जब हम किडनीज का असेसमेंट करते हैं तो उसमें भी हम अपर साइड से भी और लोअर साइड से भी, दोनों साइड से हम उसको पैल्पेट करते हैं। इसमें हम पेशेंट को कहते हैं कि ब्रीदिंग करे, ठीक है, डीप ब्रीदिंग करे। अच्छा, हुकिंग टेक्निक क्या है? हुकिंग टेक्निक है, द हुकिंग टेक्निक में बी हेल्पफुल स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज ओबीज, ठीक है। इसको हुकिंग टेक्निक इसको कहते हैं कि जब आप जो है हुक का पता है ना, हुक होती है, उसमें क्या होता है, उसमें एक हुकिंग टेक्निक का यही मतलब है कि आप जो है उस चीज को क्या करते हो, हुक की तरह इस तरह पकड़ के रखते हो ताकि आपको फील हो, ठीक है। द हुकिंग टेक्निक में भी हेल्पफुल स्पेशली व्हेन द पेशेंट इज ओबीज। बहुत ज्यादा जो मोटे लोग होते हैं उसमें हम हुकिंग टेक्निक यूज करते हैं, उसमें फिर डीप पैल्पेशन आ जाती है, बिल्कुल आप दबा के रखते हो, सही है, हुक की तरह। स्टैंड टू द राइट ऑफ द पेशेंट चेस्ट, place both hands side by side on the right abdomen below the border of the liver dullness, ठीक है। press with your fingers and up toward the costal margin. Ask the patient to take a deep breath, ठीक है। The liver edge shown below is palpable with the finger pads of both hands, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपको पिक्चर दिखाती हूँ, ये देखें, इसको कहते हैं हुकिंग टेक्निक, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल पेशेंट को दोनों हाथों से प्रेस करते हो, ठीक है। ये हुकिंग टेक्निक है। यहाँ पे हुकिंग टेक्निक का मतलब है वो लिवर आपके हाथ में आ जाना, ठीक है, हुक की तरह। स्प्लीन, अब स्प्लीन को किस तरह से आपने असेस करना है? When a spleen enlarges, it expands anteriorly down and medially, soft, replacing the tympani of stomach and colon with the dullness of a solid organ, ठीक है। तो स्प्लीन क्या है? आपके पास सॉलिड ऑर्गन है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक। आपका जो लिवर है वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट था? राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, ठीक है। और स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में, ठीक है। It then becomes palpable below the costal margin. अच्छा, इसमें फिर आपने क्या करना है? टू टेक्निक्स may help to detect splenomegaly, ठीक है, and enlarged spleen. Splenomegaly क्या है? आपका जो स्प्लीन है जब बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, अपने साइज से बड़ा हो जाता है, तो उसको असेस करने के लिए क्या करेंगे? परकस द लेफ्ट इंटीरियर लोअर चेस्ट वॉल, ठीक है। आपने किस साइड पे चेक करना है? लेफ्ट। लिवर आपके राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, स्प्लीन आपके लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। Percuss the left anterior lower chest wall below between lung resonance above and the costal margin. As you percuss along the roots suggested by the arrows in the following figures, note the lateral extent of tympani, ठीक है। ये देखें, ये स्प्लीन आपका, ये देखें, एंटीरियर मैक्सिलरी, एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मैक्सिलरी लाइन, ठीक है, ठीक है। और नॉर्मल स्प्लीन आपको ये स्प्लीनोमेगाली में क्या है? ये आपका जो चेस्ट की जो लेटरल साइड है वो क्या हो जाती है? ये देखें, ये आपका क्या है? ये क्या है? ये बड़ा हो गया, ठीक है, स्प्लीनोमेगाली हो गई है। ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? ये मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी कहते हैं एक्सिला के बिल्कुल दरमियान, ठीक है। एक्सिला का ये जो मिड साइड है ये, ठीक है। ये आपका क्या है? ये आपका लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन है, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपका क्या है? ये स्प्लीन है, बिल्कुल साइड पे पड़ा होता है, ठीक है। नॉर्मल स्प्लीन आपका क्या होता है? ऐसा स्मॉलर साइज में होता है, जबकि जब इसमें एबनॉर्मल सेल की जो है इनलार्जमेंट होना शुरू हो जाती है तो स्प्लीन भी क्या हो जाता है? इनलार्ज हो जाता है। This is variable, but if tympani is prominent, especially laterally, splenomegaly is not likely, ठीक है। अगर लेटरली जो है वो आपको महसूस हो रहा है, ठीक है, the dullness of a normal spleen is usually hidden within the dullness of the posterior tissues, ठीक है। Check for a splenic percussion sign, ठीक है। Percuss the lowest
lowest interspace in the left anterior axillary line as shown below। मतलब ये आपने देख लिया पहले, anterior axillary side पे क्या है आपका spleen present है, this area is usually tympanic, ठीक है। Then ask the patient to take a deep breath and percuss again। यहाँ पे आपने उसकी percussion again करनी है, दोबारा करनी है, ठीक है। When spleen size is normal, the percussion note usually remains tympanic, ठीक है। tympanic sound आपको produce होगा उस वक्त, ठीक है। इसका मतलब पेशेंट जो है तो उसका स्प्लीन बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पे अगर डल साउंड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे स्प्लीनोमेगाली हुई है। ये देखें, ये फिर परकशन की अपनी साइड्स हैं, ये देखें। परकस लास्ट इंटरकोस्टल इंटरस्पेस नॉर्मली टिम्पैनिक और रेजोनेंट, ठीक है। यहाँ पे टिम्पैनिक या रेजोनेंट साउंड आपको सुनाई देगी, ठीक है। ये देखें 9th या 10th रिब के दरमियान में आपको इसकी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। ये नॉर्मल है। Palpation with your left hand, reach over and around the patient to support and press forward the lower left rib cage and nearby soft tissue, ठीक है। With your right hand below the left costal margin, pressing toward the spleen. Begin palpation low enough so that you are below a possibly enlarged spleen. Ask the patient to take a deep breath. Try to feel the tip or edge of the spleen as it comes down to meet your fingertips, ठीक है। तब तक आपने इसको नहीं छोड़ना जब तक आपको fingertips पे जो है महसूस ना होना शुरू हो जाए, ठीक है। आपका स्प्लीन कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके लेटरल साइड पे मिड एक्सिलरी लाइन में, ठीक है। नोट एनी टेंडरनेस एंड असेस द स्प्लीनिक कंटूर। मैम ये स्क्रीन चेंज नहीं हुई जी जो आप पढ़ा रहे स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। जी पेज चेंज नहीं हुआ मैम, स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा वो क्या नहीं हो पेज रहा? जो आप पढ़ चेंज नहीं हुआ, पेज वो चेक फॉर है, स्क्रीन पे पेज शो नहीं हो रहा वो पेज नेक्स्ट नहीं हुआ, पेज नेक्स्ट नहीं हुआ? अभी देखें, नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा हमारे पास। वो पिछले वाला पेज चेक पर क्लिनिक प्रिकॉशन साइंस वही अब आ रहा है। अब आ रहा है? ये आपके पास शो हो रहा है? कैसा बात? अच्छा, नेक्स्ट नो ये आ रहा है? मैम शो नहीं हुआ। अभी ये वाला जी ट्राई टू फील डिटेल्स जी जी एक बंदा बोले ना बीच में। नेपाल हो गया मैम। हो गया शो हुआ है? यस अच्छा, यस मैम, जी जी हो गया मैम। अभी हो रहा है? फिर पीछे वाला आ गया। नहीं नहीं, ये मैंने खुद पीछे किया था। अभी आ रहा है? अभी ठीक नजर है। आ रहा है? यस अभी ये पैल्पेशन ऊपर लिखा हुआ है, नीचे ट्राई टू फील द टिप, ये नजर आ रहा है? बस अब आ रहा है यस नजर? यस मैम पैल्पेशन ऊपर लिखा हुआ, Yes. नीचे जो हेडिंग है वो है ट्राई टू फील द टिप। ट्राई टू फील दैट इट। जी जी आ गई है। आ गया, चले शुक्र है। अच्छा, पैल्पेशन विद योर हैंड। अच्छा, स्प्लीन पे हम बात कर रहे थे, तो स्प्लीन मैंने आपको बताया कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है, आपके मिड एक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट है, लेकिन आपके किस साइड पे आता है, कौन से रीजन में? एब्डोमिनल साइड की कौन से रीजन में आता है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आता है, ठीक है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में आपने इनलार्ज स्प्लीन को देखना है। वो किस तरह देखेंगे आप? पैल्पेशन के थ्रू देखेंगे, ठीक है। पैल्पेशन किस तरह से करनी है? आपने अपनी फिंगर टिप्स को जो है आपने स्प्लीन के एज पे जो है वो फील करना है, ठीक है। नोट एनी टेंडरनेस एंड असेस द स्प्लीनिक कंटूर, ठीक है। आपने स्प्लीन के कंटूर को देखना है, कंटूर कहते हैं उसकी शेप को, ठीक है। इन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ नॉर्मल एडल्ट्स द टिप ऑफ द स्प्लीन इज पैल्पेबल, ठीक है। तो नॉर्मल एडल्ट्स में जो है स्प्लीन आपको बिल्कुल महसूस होगा, ठीक है। ये देखें, ये स्प्लीन की जो हम असेसमेंट करते हैं, डीप पैल्पेशन करते हैं, तो इस तरह देखा जाता है, ठीक है। मिड एक्सिलरी लाइन में आपने इसको डीप पैल्पेट करना है। ये
ठीक है, ये देखिए। अच्छा, ये परकशन ऑफ किडनी है, ये इसमें भी आसान है। जिस तरह आपने स्प्लीन की परकशन करनी है या स्प्लीन की जब आप पैल्पेशन करोगे, उसी तरह आपने किडनी की भी परकशन और पैल्पेशन करनी है। ठीक है, वो भी उसी साइड पे प्रेजेंट। आप वैसे तो किडनी दोनों साइड्स पे प्रेजेंट, स्प्लीन आपके जो है लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, किडनी आपकी राइट और लेफ्ट लंबर रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, किडनी को चेक करने के लिए आपने क्या करना है, बैलेटिंग मेथड करना है। बैलेटिंग मेथड में आपने क्या है, ऊपर से भी आप उसको प्रेस करोगे और नीचे से भी प्रेस करोगे या उसको परकस करोगे। ठीक है, तो आपको पैल्पेशन और परकशन आप किडनी की एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, परकशन में भी आपको डलनेस सुनाई देगी और पैल्पेशन में क्या होगा, पेशेंट जो है वो चीखेगा, चिल्लाएगा कि मुझे पेन हो रहा है। ठीक है, ये है। प्लेस लेफ्ट हैंड इन द राइट और लेफ्ट लाइन पोस्टीरियरली। ठीक है, पेशेंट के आपने राइट या लेफ्ट साइड पे क्या करना है, उसको पैल्पेट करना है। प्लेस द राइट हैंड ऑन द एब्डोमेन एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, पोस्टीरियर जेंटली डाउनवर्ड। ठीक है, पुश द लेफ्ट हैंड अपवर्ड and palpate kidney can palpated kidney can be allotted between the two hands। ठीक है, दोनों हाथों के दरमियान जो है अपनी किडनी को क्या करना है, प्रेस करना है। परकस किस तरह, ये देखिए परकशन का तरीका, ब्लंट परकशन ऑफ किडनी। ठीक है, ब्लंट कहते हैं कि आपने एक चीज ऊपर रख दी और उसके बाद आपने अपने हाथ से जो है उसको क्या करना है, प्रेस करना है या परकस करना है। परकस कहते हैं आप जो लाइट लाइट टैपिंग करते हो। ठीक है, ये देखिए 11th एंड 12th रिब के दरमियान में क्या होती है, किडनी होती है। ठीक है, मॉर्फी साइन, तो मॉर्फी साइन में आपने क्या देखना है, गॉल ब्लैडर देखना है। ठीक है, गॉल ब्लैडर में क्या है, कैन बी असेस्ड बाय प्लेसिंग योर एग्जामिनेशन फिंगर्स, ठीक है, ओवर द गॉल ब्लैडर एरिया एंड देन आस्किंग द पेशेंट टू टेक अ डीप ब्रीथ। कट रही है। आवाज कट रही है, क्यों, सिग्नल सही नहीं है या क्या? अभी आ रही है, अब आ रही है आवाज? मैम आपकी आवाज कट रही है, समझ नहीं आ रही। अच्छा चले मैं इसको कनेक्ट करती हूँ उसके साथ। आवाज आ रही है अभी स्टूडेंट्स? अब भी सही आ रहे थे। अच्छा, अभी गॉल दोबारा ब्लैडर, बता रही। जी जी। अच्छा गॉल ब्लैडर की जब आपने असेसमेंट करनी है तो उसमें आपने मॉर्फी साइन चेक करना है। ठीक है, अब ये चीजें अपने पास याद नोट करने वाली हैं। ठीक है, आपने जो है मॉर्फी साइन किस में आपने चेक करना है, बैलेट मेथड किसके लिए चेक कर, किस चीज को चेक करने के लिए होता है, तो बैलेट मेथड आपका किसके लिए, किडनीज के लिए है। मॉर्फी साइन किसके लिए है, गॉल ब्लैडर के लिए। किडनी के लिए, मर्फी साइन आपका गॉल गॉल ब्लैडर ब्लैडर के के लिए। लिए है। ठीक है, गॉल ब्लैडर के लिए मर्फी साइन यूज करते हैं। मर्फी साइन में क्या होता है, गॉल ब्लैडर में आप चेक करने के लिए आप पेशेंट को कहते हो डीप ब्रीदिंग करें। ठीक है, तो डीप ब्रीदिंग में जब वो डीप ब्रीथ करता है, ठीक है, तो आपको एकदम से क्या होता है, पेशेंट चिल्लाता है कि मुझे दर्द हुआ है। ठीक है, तो वहां पे आप इंस्पायरेशन के दौरान पेशेंट को जो दर्द महसूस होता है वो मॉर्फिस साइन, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव मॉर्फिस साइन। ठीक है, फिर एकदम से वो इनहेलेशन अपनी क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। ठीक है, इंस्पायरेशन या इनहेलेशन क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। इसे कहते हैं एक मॉर्फिस साइन, पॉजिटिव मॉर्फिस साइन। ठीक है, कि पेशेंट को आप गॉल ब्लैडर पे पैल्पेट कर रहे हो, उसके साथ पेशेंट को आप कह रहे हो कि डीप ब्रीदिंग करे। जैसे ही वो इनहेल करता है तो गॉल ब्लैडर पे उसको क्या महसूस होती है, पेन महसूस होती है। ठीक है, तो एकदम से वो चिल्लाता है कि मुझे यहाँ पे पेन है। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर आपके कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये भी आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, लिवर भी आपके राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में होता है, लेकिन उसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन भी आ जाता है। सही है, अच्छा अब एब्डोमेन को आपने जब चेक करना है ऑल ओवर द, ठीक है, ऑल ओवर द एब्डोमेन, द पेशेंट एब्डोमेन शुड बी रिलैक्स्ड विद द नीज फ्लेक्स्ड। ठीक है, जब आपने पेशेंट के एब्डोमिनल रीजन को चेक करना है तो आपने उसकी नीज को थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे। देन एग्जामिन अम्बिलिकस फॉर द एओर्टिक पल्सेशन। ठीक है,
Place both hands on the abdomen with the index finger on either of the pulsating aorta. ठीक है, तो आपने aorta के साइड पे, आपने दोनों साइड्स पे आपने क्या रखना है, अपना हाथ रखना है। ठीक है, दोनों हाथ। Estimate the width कितनी होनी चाहिए abdomen की, less than 2.5 सेंटीमीटर in width। ठीक है, ये देखें। स्पेशल मैनुअर्स कहते हैं जो जो चीजें आपने करनी है, ये जो जो असेसमेंट टेक्निक्स आप करोगी। ठीक है, रिबाउंड टेंडरनेस, वो आपको मैंने बताया। रिबाउंड टेंडरनेस को क्या होती है कि आपने पेशेंट को पैल्पेट करना है, उसको कहना है इंस्पायर करे और एकदम से आपने उसको विड्रॉ करना है। ठीक है, उसके दरमियान पेशेंट चीखेगा, चिल्लाएगा। ठीक है, ये आपका रिबाउंड टेंडरनेस है, पेन पेशेंट को फील। इंस्पायरेटरी अरेस्ट, मॉर्फिस साइन, ये आपने किस में देखना है, गॉल ब्लैडर में देखना है। इलियोसॉस मसल टेस्ट, ठीक है, इलियोसॉस मसल टेस्ट में क्या है, आप जो है अपेंडिक्स साइड पे या इलियोसॉस फेमोरल साइड पे जो है आप पेशेंट को पैल्पेट करते हो या परकस करते हो, उसके दौरान पेशेंट को पेन फील होता है। ऑब्ट्यूरेटर टेस्ट, ठीक है, फ्लूइड वेव टेस्ट, शिफ्टिंग डलनेस, ठीक है, डलनेस एक जगह पे जाती है दूसरी जगह पे जाती है। फ्लूइड वेव में वही आपको बॉडी में वाटर डिपिंग की आवाज आती है, या एब्डोमेन में आपको जो है डलनेस सुनाई देती है। सॉस साइन, ठीक है, सॉस साइन में भी आपको जो है फेमोरल रीजन पे पेन फील होगी पेशेंट को। ठीक है, रोविसिंग साइन, क्यूटेनियस हाइपरएस्थीसिया, ये मैं फिर आपको सर्च करके बताऊंगी। ठीक है, अभी ये मैंने इन चीजों का मुझे नहीं पता, ये दो चीजें। ठीक है, लास्ट वाले जो साइंस है, रोविसिंग साइन एंड क्यूटेनियस हाइपरएस्थीसिया, ये आपको मैं सर्च करके दिखा दूंगी। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में आपने क्या क्या बताना है, एब्डोमेन इज प्रोट्यूबरेंट। ठीक है, अगर पेशेंट की जो एब्डोमेन है बहुत ज्यादा बड़ी है या प्रोट्रूड हो चुकी है, आपने वो बताना है। एक्टिव बाउल साउंड्स, सॉफ्ट एंड नॉन टेंडर। डॉक्यूमेंटेशन में आपने जो जो असेस किया है वो आपने लिख देना है। ठीक है, लिवर स्पेन इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, लिवर का आपने साइज बता देना है। मिड क्लेविकुलर लाइन पे है, एज स्मूथ एंड पैल्पेबल 1 सेंटीमीटर बिलो द राइट कोस्टल मार्जिन। स्प्लीन एंड किडनी, स्प्लीन और किडनी भी जो है नॉट फेल्ड, नो कंट्रोवर्टिबल एंगल, टेंडरनेस। ठीक है, कहीं पे भी आपको टेंडरनेस नजर नहीं आई तो इसका मतलब पेशेंट जो है उसका एब्डोमेन नॉर्मल है। अच्छा, एग्जामिनेशन ऑफ द एनस एंड रेक्टम। अब एनस एंड रेक्टम बिल्कुल इजी है। ठीक है, इसमें आपने एनस और रेक्टम में क्या करना है, आपने मासेस, लीजन्स वगैरह देखने होते हैं। रेक्टम जो है तो आपका क्या है, किस में आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, उसमें आपको या तो कॉन्स्टिपेशन की वजह से कोई ब्लॉकेज होगा या ऑब्स्ट्रक्शन होगी या तो वहां पे कोई इन्फेक्शन वगैरह होगा। एनएस में आपने जब देखना है तो हेमोरॉइड्स वगैरह देखोगे। ठीक है, लीजन्स देखोगे, मासेस देखोगे, एनल टैग मैम तो आवाज नहीं कट है। रही है आपकी। आवाज कट रही, अभी आ रही है, आ रही है अभी। मैम जब आप आती है लेकिन दरमियान में कट जाती है। अच्छा, चले आपको वो भी तो सेंड करेंगे ना हम। वैसे तो वाईफाई के सिग्नल तो बिल्कुल प्रॉपर है, आपकी साइड से ना हो, ऐसा ना हो, क्योंकि मुझे तो आप लोग की आवाज प्रॉपरली आ रही है। अच्छा, this information is sometimes included with abdominal assessment at times with assessment of the male and female genitalia। यहाँ पे एनएस एंड रेक्टम में आपने फीमेल जेनिटेलिया भी असेस कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपने रेक्टम की एग्जामिनेशन करनी है। रेक्टम को क्या, आपने रेक्टम जो है लास्ट पार्ट ऑफ क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें आपको ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, डायरिया का डिजीज हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है रेक्टम में। ठीक है, फिर एनएस जब आप एनल रीजन की असेसमेंट करोगे तो फिर आपको क्या यहाँ पे नजर आएगा, या तो एनल टैग्स होंगे, हेमोरॉइड्स होंगे। ठीक है, कोई ऐसा मास वगैरह, लीजन वगैरह नजर आएगा आपको। ठीक है, इन चीजों को आपने असेस करना है। अब एनएस और रेक्टम की हिस्ट्री आपने अगर देखनी है तो आपने क्या देखना है, फर्स्ट बाल साउंड्स चेक करने हैं, बाल हैबिट्स चेक करनी है। ठीक है,
कितनी बार वॉशरूम करता है, या बहुत ज्यादा है या बहुत कम है, करेक्टर ऑफ स्टूल्स, ठीक है, ब्लड तो नहीं आता, रेक्टल पेन तो नहीं है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया तो नहीं है, ठीक है, हेमोराइड्स तो नहीं है। स्क्रीनिंग में फिर आपने पर रेक्टल एग्जामिनेशन करना है। पर रेक्टल एग्जामिनेशन में आप प्रोटोस्कोपी करोगे। प्रोटोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके जरिए से हम क्या करते हैं, एनल रीजन को ओपन करके वहां अंदर हम देखते हैं कि वहां पे कोई मास या लीजन या कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई, ठीक है। यूज ऑफ लेग्जेटिव्स और मेडिकेशंस, ठीक है, पेशेंट ने ज्यादा लेग्जेटिव्स वगैरह यूज किए हैं या मेडिकेशंस यूज की हैं, उसकी वजह से तो उसके साथ डायरिया या कॉन्स्टिपेशन का मसला तो नहीं आया, ठीक है। प्रोस्टेट प्रॉब्लम, ये फिर मेल में चेक करते हैं कि उसको कोई प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स तो नहीं है या प्रोस्टेट प्रोलैप्स तो नहीं हो गया, ठीक है। एनएस एंड रेक्टम में इंस्पेक्शन आपने किस तरह करनी है, पोजीशन आपने किस तरह बनानी है, उसको आपने या तो लिथोटमी पोजीशन पे डालोगे, ठीक है। लिथोटमी पोजीशन कौन सी पोजीशन है, डिलीवरी के टाइम जो है हम जो फीमेल को पोजीशन देते हैं उसे लिथोटमी पोजीशन कहते हैं, जिसमें आपकी फीमेल की जो लेग्स हैं वो ऊपर की जाती हैं और उसमें उसकी जेनिटेलिया जो है उसको एक्सपोज किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे फिर फीमेल और मेल की बात आ जाती है, तो फीमेल के लिए इस तरह का हम पोजीशन यूज करते हैं ताकि उसकी जेनिटेलिया को भी साथ में असेस किया जाए, ठीक है। फिर इंस्पेक्ट पेरिनियल टिश्यू, सेक्रोकॉक्सिजियल एरिया बाय रिट्रैक्टिंग बटक्स, ठीक है। आपने सेक्रोकॉक्सिजियल एरिया अगर देखना है तो उसके बटक्स को क्या करना है, अपनी तरफ वो करना है, रिट्रैक्ट करना है, ठीक है, और उसकी जो नीज है उसको फ्लेक्स करोगे, ठीक है। लुक फॉर स्किन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो स्किन में आपने क्या क्या देखना है, लम्स, लीजन्स, हेमोरॉइड्स, अल्सर्स, रैशेस, रेडनेस, इन्फ्लेमेशन या पिगमेंटेशन। Ask client to bear down prolapse of rectum और hemorrhoids, ठीक है। पेशेंट जो है अगर उसको हेमोरॉइड्स वगैरह है या रेक्टम प्रोलैप्स है तो उसमें भी आपने उसको कंसर्न देना है, ठीक है। आपने इसमें जब अच्छा पल्पेशन में इसमें आपने क्या करना है, पेशेंट की पल्पेशन किस तरह करनी है, सराउंडिंग टिश्यू, ठीक है, देखना है, लम्प्स देखनी है, टेंडरनेस देखनी है। पेशेंट को जब आप पल्पेट करोगे तो उससे पहले आपने उसकी पोजीशन बनानी है। पोजीशन आपने नी फ्लेक्स्ड रखनी है, ठीक है, पेशेंट के बटक्स अपनी तरफ खींच मतलब अपनी तरफ रखने हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपने प्रोटोस्कोप अपने पास रखना है, ठीक है, ताकि आप उसके एनल रीजन में चेक कर सको, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके पास लाइट, स्पेसिफिक लाइट होती है इसके लिए, ठीक है, वो जो हम लाइट यूज करते हैं, लाइट के जरिए टॉर्च वगैरह या कुछ जिसके जरिए हम जो है इंटरनल एरिया को, एनएस के इंटरनल एरिया को देख सकें या रेक्टम को, ठीक है। फिर पर रेक्टल एग्जामिनेशन, हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन मैंने बताया आपको प्रोटोस्कोप के जरिए देखें। प्रोटोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बिल्कुल किसकी तरह होता है, एनएस की तरह का होता है, मतलब होल टाइप उसमें बना हुआ होता है, और जैसे डिलीवरी के लिए हम फोर्सेप्स यूज करते हैं, फोर्सेप्स डिलीवरी करते हैं, उसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है जिसे प्रोटोस्कोप कहते हैं। उसको फिर हम इंसर्ट करते हैं एनल रीजन में, उसके थ्रू हम रेक्टम की और एनएस की एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। देखते हैं कोई लम्स वगैरह, एनल स्फिंक्टर देखते हैं, ठीक है, टोन देखते हैं, ग्रैप्स देखते हैं, लेक्सिटी देखते हैं कि यहाँ पे ज्यादा स्टूल जो है वो तो नहीं बना हुआ या ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं होगी, ठीक है। रेक्टल वॉल देखते हैं, इरेगुलरिटी, टेंडरनेस, नोड्यूलर, ठीक है, लीजन्स। फिर आपके पास क्या आ जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। पेशेंट जो है अगर मेल है तो उसका प्रोस्टेट ग्लैंड देखोगी, वो भी आपके पोस्टीरियर साइड पे पड़ा होता है, तो इससे हम रेक्टम या एनल रीजन से देख सकते हैं, ठीक है। राउंड है, ठीक है, हार्ट शेप है, 2.5 to 4 सेंटीमीटर इसका साइज होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का। फर्म एंड नॉन टेंडर, पैल्पेबल ऑन एंटीरियर रेक्टल वॉल, ठीक है, रेक्टल वॉल के एंटीरियरली पड़ा होता है, ठीक है। ऑब्जर्व फीकल मैटर ऑन ग्लव्ड फिंगर फॉर कलर, ब्लड एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। फीकल मैटर अगर आपने देखना है, ठीक है, फीसिस किस तरह के पेशेंट पास कर रहा है, तो उसमें फिर आपने डबल ग्लव्स रखने हैं ताकि आपको पेशेंट के फीसिस जो है वो आपके हैंड्स वगैरह पे ना लग सके, ठीक है। इसमें आपने ये चीज ऑब्जर्व करनी है। ब्लड देखना है, ठीक है, ब्लड तो नहीं आ रहा, हेमोरॉइड्स का मसला तो नहीं है, ठीक है, ये चीजें आपने इसमें नोट कर लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक बात Yes, जरूर, ma'am. अच्छा ये आपका लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें आपको मैं 2-3 बातें बता दूं। एनएस या हम जब बात करते हैं रेक्टम की, एनएस की, ठीक है, तो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि आपके
आपका जो है ब्लैडर फर्स्ट पे आता है, ठीक है, ये आपका ब्लैडर है, ब्लैडर फीमेल का, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या आ जाता है, यूट्रस आ जाता है, ठीक है, Yes, ma'am. यूट्रस या विजाइना, ठीक है, विजाइना। और उसके बाद आपका क्या आता है, रेक्टम, ठीक है। ये इस तरह पड़े होते हैं, ठीक है, ठीक है। जब Rectum. एनल रीजन की बात करते हैं, एनल रीजन की, तो ये आपका रेक्टम जो है यहाँ पे कंप्लीट होके यहाँ से आपका क्या कौन सा होल आता है, आपका एनस आता है, ठीक है, एनस, ठीक है। जब आपने बात करनी है, जब एनस की बात होती है या रेक्टम की बात होती है, तो ये एक साथ आते हैं, ठीक है। जब प्रोटोस्कोप होता है, इस तरह के एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है, ठीक है, इस तरह इंस्ट्रूमेंट सा होता है, ठीक है। इसको हम ओपन करके यहाँ से इसको खोल के यहाँ इसको हम जो है रेक्टम एनस में पास करते हैं, और उसके थ्रू जो है हम क्या देखते हैं, एनस रीजन देखते हैं, और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं, रेक्टम देखते हैं। रेक्टम क्या है, हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे स्टूल वगैरह ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाती है, ये यहाँ से ब्लीडिंग होती है, तो उसको हम देखते हैं कि इसका पैसेज किस तरह से है, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हुई, ठीक है, यहाँ पे डायरिया के या ब्लीडिंग की चांसेस तो नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन देखते हैं, रेडनेस देखते हैं, ठीक है, इन्फेक्शन देखते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, जब आप एनएस रीजन की, ठीक है, एनएस क्या है, होल है एक, ठीक है, जहां से स्टूल पास होता है, ठीक है। एनएस रीजन की जब आप वो करते हो, असेसमेंट करते हो, तो यहाँ पे आप जब देखते हो, तो यहाँ पे अक्सर जो हेमराइड्स की जो अगर हेमराइड्स की बात की जाए, ठीक है, हेमराइड्स जो है वो 3 o'clock पे बनते हैं, 7 o'clock पे बनते हैं, और 11 o'clock पे बनते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे एनएस रीजन पे जो है हेमराइड्स बनते हैं, 3 o'clock। ये पेन क्यों नहीं चल रहा? 3 o'clock. 7 o'clock. अच्छा, ये 3 o'clock पे हेमराइड्स जो है बेसिकली 3 o'clock, 7 o'clock एंड 11 o'clock, ठीक है, 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock। इसको 11 o'clock. जब ठीक हम है। रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं या एनल एग्जामिनेशन करते हैं, 3 o'clock, 7 o'clock, 11 o'clock, इन जगहों पे मेनली जो है हेमराइड्स बनते हैं, ठीक है। अगर वो ग्रेड 4 पे हो, ग्रेड 3 पे हो, तो इसकी हेमराइडेक्टमी की जाती है पेशेंट की, ठीक है। और ये चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ठीक आपको है। पेपर में आ सकती है, कि मेनली या बहुत ज्यादा जो पेशेंट है उनकी मेनली जो कॉज है हेमोरॉइड्स की, वो क्या है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन की वजह, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन से हेमोरॉइड्स के चांसेस होते हैं, ठीक है। ये चीज भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन इज द मेन ठीक। कॉज ऑफ हेमोरॉइड्स, ठीक है। और हेमोरॉइड्स कहाँ कहाँ पे बनते हैं, 3 o'clock पे बनते हैं, 7 o'clock और 11 o'clock, 3, 7 o'clock, 11 o'clock. ठीक है। ये चीज आप अपने पास नोट कर लें। आज का लेक्चर जो था वो इंटरेस्टिंग था वैसे तो, अगर कहीं पे भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू सो मैम मच। इसकी जी स्लाइड्स शेयर की थी आपने, तो वो भी नहीं है, तो डाल शायद हो गई है, तो वो जी, वो ये मैंने सर हारिस कर को देंगे ग्रुप सेंड, में। हाँ सर, इसकी सर हारिस स्लाइड्स को मिलेगी। मैंने, जी जी सर, हारिस को मैंने सेंड की है, वो कह रहे थे कि मैं सेंड कर दूंगा, तो अभी वो आपको कर देंगे, ठीक है। इसकी आप फिक्र ना करें, की अभी है हो सर, मैं जाएंगे पिंक सब। कर रही हूँ। मैम शायद आपने की थी, वो डाल हो गई है अभी ग्रुप में से। हाँ हाँ, वो अभी सर कर देंगे, ठीक है। मैं ठीक है मैम, एक्सक्यूज मी थैंक यू। मैं ठीक है जी मैम। जी जी मैम जी। आज ये 5वां टॉपिक था, इससे प्रीवियस 4 वाला हमें मिल गया, और इससे पहले जो 3 वाली थी स्लाइड्स वो प्लीज सेंड कर दें, वो फर्स्ट आप, 3। अच्छा वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। इसके अलावा ये जो, जी हमने ठीक है वो मैं लेट आपको क्लास सेंड, ज्वाइन की थी ना, इसलिए वो अभी किसी ने ठीक किया है। नहीं सेंड। वैसे जी स्टूडेंट्स मैम, को थैंक सेंड यू हो सो मच। चुकी हुई है वो। थैंक यू आपको मैम। आपकी जो क्लास का सीआर है वो कौन है, किसी ने बनाया है मैम आपने? मैंने स्टूडेंट से 3 दफा कहा है, क्या? किसी ने मैं कर किया ही नहीं दूंगी शेयर। शेयर, अभी मैं आपको कर दूंगी मैम, मैं कर दूंगी उनको। अच्छा चले, ठीक है, ओके ओके, अल्लाह और हाफिज, थैंक यू, टेक केयर। ओके ठीक, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
ये कैंडी नहीं की। क्लास एंड नहीं हुई? मैं रोल कर ले और एंड कर नहीं दें की अभी प्लीज। तक।